नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर से नई क्लास में। आज जो अमित सर की क्लास होगी वो होगी लीवर सिरोसिस। आसान शब्दों में समझे तो लीवर का फेल हो जाना, लीवर का पूर्ण रूप से काम न करना। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि आखिर लीवर सिरोसिस होता कैसे है, क्या क्या उसके कारण होते हैं, जैसे शराब या हेपेटाइटिस बी या और भी क्या क्या कारण होते हैं। तो आखिर इन सब कारणों से लीवर कैसे खराब होता है और कितने स्टेज होते हैं इसके, हमें इसमें क्या क्या जांच करानी चाहिए और एक बार लीवर पूरे तरीके से खराब हो जाने पर क्या उसको ठीक किया जा सकता है या उस मरीज की उम्र और कितने समय बची है और लीवर सिरोसिस की स्थिति में हमें क्या उपचार और उपाय करने चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब हम आज की इस क्लास में पाएंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे, इससे आगे और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी तो आपको तुरंत ये क्लासेस मिलती रहेंगी। और यदि आपके कोई डाउट, सवाल, सजेशंस हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बुलाते हैं अमित सर को और शुरू करते हैं आज की क्लास। लिवर सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब होता है ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल डैमेज एंड स्कारिंग ऑफ लिवर, स्कारिंग एंड नोडुल फॉर्मेशन ऑफ लिवर। इरिवर्सिबल बहुत जरूरी है। इरिवर्सिबल हो गया मतलब कि एक बार सिरोसिस हो गई है तो वो रिवर्सिबल नहीं होगी। अब उसको अपन मेंटेन कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। लिवर हो गया, लिवर की जो पहली स्टेज होती है वो होती है फैटी चेंज। फैटी चेंज होते हैं लिवर की जो सेल्स हैं, लिवर्स की सेल्स में फैट जमना चालू होता है। फैट की स्टेजेस होती हैं, फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 4 में चेंज होने के बाद वो चले जाता है क्रोनिक हेपेटाइटिस में एंड स्कारिंग होने लगती है। उसमें स्कार फॉर्मेशन हो सकता है। स्कार फॉर्मेशन के बाद जब ये स्कार फॉर्मेशन पूरे स्कार, जैसे अपन को कोई भी चोट लगती है, गहरा घाव लग जाता है तो वहां पे एक स्कार बन जाता है, ऐसी लिवर में भी है। लिवर सेल डैमेज होना चालू होती है, धीरे धीरे फैटी चेंज होगा, धीरे धीरे स्वेलिंग आ जाएगी। इन शुरुआत की दोनों स्टेज में लिवर में इन्फ्लामेशन रहता है तो लिवर का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। एक बार क्रोनिक हेपेटाइटिस और स्कारिंग चालू हो गई, स्कारिंग से क्या होता है, सिकुड़ने लगता है लिवर, तो लिवर संक्रमण होना चालू हो जाएगा। अब जब एंड स्टेज आएगी, स्कार हो जाएगा पूरे से, उसमें स्कार के बीच में थोड़े थोड़े नोडुल्स बनने लगेंगे, है ना। ये नोडुल्स मतलब उसकी जो सरफेस है, सरफेस भी इरेगुलर हो जाएगी, लिवर छोटा हो जाएगा और सरफेस इरेगुलर हो जाएगी। उसको वो कंडीशन को बोलते हैं सिरोसिस। सिरोसिस की फिर दो स्टेज होती है, एक कंपनसेटेड सिरोसिस, एक डीकंपनसेटेड सिरोसिस। इसका क्या मतलब होता है, कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड। कंपनसेटेड मतलब लिवर में अभी इतनी दम बची है कि वो अपनी बॉडी का फंक्शन नॉर्मली चला सकता है, मतलब बॉडी का जो फंक्शन है वो नॉर्मल रहेगा इसमें। डीकंपनसेट मतलब कि लिवर अब काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। आपको डीकंपनसेशन के साइन क्या क्या मिलते हैं इसमें, पेशेंट को पेट में पानी भरने लगेगा, है ना, इसोफेजिस में ब्राइसिस होने लगेगी, वहां से ब्लीडिंग होने लगेगी और उसके कॉम्प्लिकेशन होने लगेंगे। तो डीकंपनसेशन में एक बार चला गया है तो उसकी लाइफ बहुत कम है। अब एक बार डीकंपनसेशन में चला गया तो उसको कोई आर्टिफिशियल चीजें देनी पड़ेगी जिससे कि वो ठीक हो सकता, नहीं तो आगे उसकी लाइफ बहुत कम रहेगी। ये जो पूरा स्टेज है, ये स्टेज को क्लियर होने में एटलीस्ट 10 ईयर लगते हैं। किसी भी टाइप का हेपेटाइटिस हो, किसी भी कारण से हो, कम से कम 10 साल लगेंगे उसको इसमें कन्वर्ट होने में। तो लिवर सिरोसिस होने में 10 साल लगते हैं। एक बार सिरोसिस हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, तो किसी भी कंडीशन में हो, कैसी भी कंडीशन हो, ठीक नहीं होगा। टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके, टाइप्स ऑलमोस्ट कह सकते हैं। कॉज क्या है सिरोसिस का, मोस्ट कॉमन एल्कोहलिक सिरोसिस। दूसरा बोलते हैं पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। तीसरा होता है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। चौथा होता है
कंजेस्टिव सिरोसिस। चारों के नाम से समझ में आ रहा है किस किस कारण से है। एल्कोहलिक, एल्कोहल के कहाँ हो रहा है, एक्सेसिव एल्कोहल है। एल्कोहल इंटेक के लिए खास बात यह है कि एल्कोहल इंटेक जो है ना, आप अगर डेली स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ले रहे हो वो ज्यादा खतरनाक है, कि आप वीकली बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हो वो ज्यादा खतरनाक है। डेली आप अगर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ले रहे हो तो वो ज्यादा खतरनाक है। अगर आप वीकली या फिर ट्वाइस वीकली आप लार्ज अमाउंट में ले रहे हो तो वो कम खतरनाक है। उसमें क्या रहता है, आपको टाइम मिल जाता है लिवर को रीजनरेट होने का। आप डेली लगातार लेते रहते तो लिवर को टाइम ही नहीं मिलता है। चलो, एल्कोहलिक है। एल्कोहलिक में एल्कोहलिक का कॉज पता ही सबको। इसमें टिपिकल जो स्टेजेस होती है, पहले फैटी लिवर होगी, फैटी लिवर के बाद उसको क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होगा, फिर उसको सिरोसिस हो जाएगा। पोस्ट नेक्रोटिक्स हेपेटाइटिस, इसमें कॉज क्या होते हैं, विटामिन ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी और सी ऐसे हेपेटाइटिस हैं जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस के कंडीशन में अपन सिर्फ हेपेटाइटिस बी लेवल कराते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है ये लेस लाइकली है कि वो एक्यूट हेपेटाइटिस करता है। ये हमेशा क्रोनिक हेपेटाइटिस ही कराता है, हेपेटाइटिस सी। इसलिए किसी पेशेंट को एक्यूट हेपेटाइटिस होता है तब अपन हेपेटाइटिस बी लेवल करा लेते हैं कि उसको हेपेटाइटिस बी के कारण तो नहीं हुआ है, जिसमें उसको अपन लॉन्ग टर्म फॉलोअप में रख सके। इसके अलावा केमिकल हेपेटाइटिस है, ड्रग इंड्यूस्ड है, पोस्ट ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है। ज्यादातर केसेस पे पेशेंट सिरोसिस के साथ जब प्रेजेंट करता है अपन को कॉज ही नहीं पड़ता। हेपेटाइटिस डी और सी अपन कराते हैं निगेटिव है, लेकिन उसके बहुत सारे अदर कॉजेज भी होते हैं। केमिकल है, कॉपर के कारण है, ऑटो इम्यून है, बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण अपन डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। ऑलमोस्ट 70% जो होते हैं सिरोसिस के कॉज, एल्कोहल को हटा लिया जाए तो 70% एल्कोहल के बाद जितने बचे हैं उसमें से 70% हेपेटाइटिस बी और सी के कारण ही होते हैं। अब प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में क्या होता है, जो बाइल्स है, बाइल सीक्रेट होता है जहां गॉल ब्लैडर से, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। बाइल को ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो कंटिन्यूसली बाइल जो है लिवर के अंदर ही एक्युमुलेट होने लगता है। कॉमन बाइल है, हाँ, कॉमन वही है। लिवर का जो अपना रास्ता है, ये रास्ता ब्लॉक हो गया किसी भी कारण से, तो बाइल जो है लिवर के अंदर ही इकट्ठा होता रहा। इकट्ठा होने के कारण वो लिवर में सेल्स में डैमेज कर देता है। ये भी बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसको प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस बोलते हैं। किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे कोलेंजाइटिस हुआ हो, चाहे मैलिग्नेंसी हो, चाहे ऑब्स्ट्रक्शन और किसी स्टोन के कारण हुआ हो। कंजेस्टिव मतलब ये है कि जो अपनी इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा से ब्लड फ्लो लगातार बैक प्रेशर में आ रहा है। कब होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। और जो भी कंडीशन है जिसमें इंफीरियर वेना केवा से कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो स्टेसिस हो गई है, तो वो कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रेशर देता रहेगा, हेपेटोमेगेली हो जाएगी शुरुआत की कंडीशन में। अल्टीमेटली अगर वो कंजेशन आप नहीं ठीक करोगे तो वो कंजेशन के कारण लिवर सेल्स डैमेज होने लगेगी, तो उसके कारण कंजेस्टिव सिरोसिस हो जाएगी। कंजेस्टिव सिरोसिस होने के पहले अपन को हार्ट फेलियर के साइन आने लगते हैं, इसलिए अपन उसको ट्रीट कर देते हैं। पेशेंट कंजेस्टिव सिरोसिस से पहले हार्ट फेलियर से मर जाता है, तो ये कॉमनली नहीं देखने मिलता है। ये भी बहुत लेस कॉमन है। लेस कॉमन इसलिए क्योंकि प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के पहले ज्यादातर इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के, या तो गॉल स्टोन के कारण यहाँ पे रुक गया है, या तो मैलिग्नेंसी के कारण हो गया है। तो उसी से उतने कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे कि सिरोसिस डेवलप हो नहीं पाएगा, उसके पहले इसको प्रेजेंट कर देगा। ये पेशेंट प्रेजेंट नहीं करते हैं ज्यादातर। क्यों प्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है, लिवर 90% से 90% तक डैमेज हो जाता है, तब तक लिवर के कोई साइन आते ही नहीं है। जब लिवर ऑलमोस्ट 100% सिरोसिस में डेवलप हो जाता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, इन सब में पेशेंट को कोई कंप्लेंट होती नहीं है। पेशेंट जब सिरोसिस में डेवलप हो जाता है, सिरोसिस में भी जब कंपनसेटेड सिरोसिस है, कंपनसेटेड सिरोसिस में पेशेंट को लगभग कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सिम्टम्स जो होते भी हैं वो भी बहुत वेग होते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं सिरोसिस के, पहला सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम इजी फटीगेबिलिटी, जल्दी थक जाता है, नोजिया, अल्टर्ड बॉवेल हैबिट, कभी लूज मोशन लग रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी गैस ज्यादा बन रही है, नोजिया होता है, फटीगेबिलिटी। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है सिरोसिस के। तो ये सिम्टम्स जो इतने नॉन स्पेसिफिक हैं कि कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। कई बार जो सिरोसिस का मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस कब बनती है, जब अपन रूटीन अल्ट्रासाउंड कराते हैं। रूटीन अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें अपन को शंकर लेवल मिल रहा है, शंकर लेवल और नोडुलर लेवल मिल रहा है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक हो गया सिरोसिस का। जब सिरोसिस
डीकम्पनसेट हो जाती है। ज्यादातर पेशेंट इस कंडीशन में अपने पास आते हैं डीकम्पनसेटेड स्टेज में। डीकम्पनसेटेड स्टेज का पहला साइन क्या होगा, पेशेंट को असाइटिस डेवलप हो जाएगी। ज्यादातर आपने देखे होंगे एल्कोहलिक पेशेंट यूजुअली तो कभी प्रेजेंट करेंगे नहीं, जब प्रेजेंट करते हैं लगातार जब उसको असाइटिस हो जाती है, जब उनको नहीं समझ में आता कुछ, क्योंकि ये साइन तो उनको हमेशा ही आते रहते हैं जब से अल्कोहल पीना चालू होता है, ये साइन पूरे होते हैं। अब जब ये साइन के बाद सिरोसिस हो जाता है, सिरोसिस में भी यही साइन आएंगे। जब डीकम्पनसेशन में चले जाते हैं तब अपने पास प्रेजेंट करते हैं। एक बार पेशेंट डीकम्पनसेटेड आ गया तो अपने पास कुछ बचा ही नहीं है ट्रीट करने हैं। तो जब अपन को ये है कि एल्कोहलिक पेशेंट या फिर कोई भी हेपेटाइटिस का पेशेंट फैटी लिवर या फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस वाली स्टेज में है, इसमें आप उसको ट्रीट कर दो तो आप उसको बचा सकते हो। इस स्टेज में आने के बाद तो वो इरिवर्सिबिलिटी आती है। तो पेशेंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि आप अगर इस स्टेज में ठीक हो सकते हो तो ठीक है, इस स्टेज से अगर अपन आगे चले गए तो वो ठीक नहीं हो पाओगे। कोई भी दवाई दे दो, उसके लिए कोई दवाई बनी नहीं है एक बार स्कारिंग हो गई तो। इसके लिए फिर ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, या तो आप उसको लिवर ट्रांसप्लांट है। अब लिवर ट्रांसप्लांट हर कोई तो कराएगा नहीं, है ना। क्लिनिकल फीचर्स सर, तो अर्ली स्टेज है, जैसे 90% तक तो समझ में ही नहीं आया। अर्ली स्टेज में कोई डायग्नोसिस का क्राइटेरिया नहीं रहता? अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस क्राइटेरिया यही है, क्लिनिकली उसको तो कोई साइन सिम्टम्स आएंगे ही नहीं। आप रूटीन चेक करा रहे हो, रूटीन अल्ट्रासाउंड कोई करा देगा नहीं आपको। रूटीन अल्ट्रासाउंड नहीं पता चल सकता है, यूएसजी में फैटी लीवर आ रहा है, वो इनिशियल साइन है। अगर यूएसजी में फैटी लीवर आ रहा है तो आप उसका कॉज ढूंढो। उसका एक एल्कोहलिक तो नहीं है, एल्कोहलिक नहीं है तो हेपेटाइटिस सी और बी करा लो, ये एक कॉमन टेस्ट है। उसके बाद उसको 6 मंथ के बाद फॉलोअप के लिए बुलाओ। 6 मंथ के बाद देखो कि फैटी लीवर ग्रेड 1 से ग्रेड 2 या 3 में तो नहीं जा रहा है। 90% का सर ब्लड में बिलीरुबिन और लीवर एंजाइम नॉर्मल ही आते हैं। 90% केसेस में एंजाइम्स नॉर्मल आते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस में हम मानते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी के कारण जो है एटलीस्ट 3 टाइम्स बढ़ जाता है एसजीओटी या जीपीटी। 3 टाइम्स ये बढ़ना चाहिए, 3 टाइम्स तो बढ़ जाते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस में। डायग्नोसिस इसकी कैसे होती है? बायोप्सी से। बायोप्सी यूएसजी भी कंफर्मेटरी तो है नहीं, बायोप्सी से कंफर्म डायग्नोसिस होगी। बायोप्सी में अपन देखेंगे कि स्कारिंग हो गई कि बायोप्सी से अपन कॉज भी रूल आउट कर सकते हैं कौन सा कॉज है। जैसे हेपेटाइटिस बी और सी नेगेटिव है, एल्कोहलिक नहीं है, ऑटोइम्यून के लिए एक दूसरे टेस्ट होते हैं वो भी अपन ने करा लिए, एएनए भी नेगेटिव है, तब अपन उस केस में फिर सीरम कॉपर लेवल कराते हैं। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो सिरोसिस को इवैल्यूएट भी करते हैं अच्छे से कि कौन सा कॉज है। अल्टीमेटली कॉज रूल आउट करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा एक बार डीकम्पनसेटेड सिरोसिस हो गई है तो उसको कॉज रूल आउट करने का नहीं है। सिर्फ हेपेटाइटिस बी की कंडीशन में बोला गया है कि अगर पेशेंट को एक बार सिरोसिस हो गई है तो आप एंटीवायरल तब देते ही देते हैं। मतलब सर अगर कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है तो स्क्रीनिंग पर्पस से अपन यूएसजी ही करा सकते हैं। हेपेटाइटिस का पेशेंट तो स्क्रीनिंग के लिए यूएसजी कराना चाहिए, मार्कर भी कराएंगे। हेपेटाइटिस बी तो अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस है तो फिर वायरल डीएनए टाइटर भी कराना रहता है। यूएसजी तो करानी है हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट को। ट्रीटमेंट क्या दोगे सिरोसिस में? ट्रीटमेंट कंपनसेटेड सिरोसिस जब तक है, कंपनसेटेड सिरोसिस का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कंपनसेटेड सिरोसिस का आप ट्रीट द कॉज करो। आप एल्कोहल है तो एल्कोहल बंद कर दो, उसको आगे और बढ़ने से रोको। थोड़ा बहुत भी अगर कंपनसेटेड बोल रहे हैं मतलब थोड़ा बहुत लिवर जिंदा है कहीं ना कहीं, तो आप एल्कोहल बंद करा दो। हेपेटाइटिस बी और सी के कारण है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इसके लिए आप उनका डीएनए, हेपेटाइटिस बी का डीएनए टाइटर कराओ, इसका आरएनए टाइटर कराओ। लेकिन एक बार सिरोसिस हो गया तो इनका टाइटर भी कराने की जरूरत नहीं, आप सीधे एंटीवायरल चालू कर सकते हो। ये वो है कि जब हेपेटाइटिस बी और सी के कारण अगर सिरोसिस डेवलप हो गया है तब आपको वायरल डीएनए मार्कर की जरूरत नहीं है, सिर्फ फैटी चेंज और क्रोनिक हेपेटाइटिस में कराना रहता है। इनमें आप सीधे एंटीवायरल ड्रग्स चालू कर सकते हो। एंटीवायरल वही है जिसके लिए अपन टीनोफोविर देते हैं, अबेकाविर देते हैं, अबेकाविर। हेपेटाइटिस सी में पैग्लिटेटेड इंटरफेरॉन देते हैं, अल्फा। सर कई पेशेंट मैंने देखे हेपेटाइटिस बी के सालों से पॉजिटिव है पर होता नहीं है उनको कुछ। हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी के कारण सेल्स में डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा ना। हेपेटाइटिस बी के कारण जरूरी नहीं है कि सिरोसिस हो। हेपेटाइटिस बी का इंसिडेंस कितना है? 5% का याद रखो। हेपेटाइटिस बी के
ओवरऑल जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में 5% प्रिवलेंस है, मतलब हर 100 में से 5 लोग हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव हैं, इतना ज्यादा प्रिवलेंस है। अब इन 5 में से 95% जो है सिर्फ कैरियर है, इनको लिवर में कोई डैमेज नहीं होता, सिर्फ 5% पेशेंट है जिनको लिवर में डैमेज होता है। ये 5% जो पेशेंट है, 5% पेशेंट ही लिवर डैमेज करेंगे, 95% सिर्फ कैरियर का काम करेंगे जो एक से दूसरे में फैलाते रहेंगे। 5% जो पॉजिटिव है तो आप उनका डीएनए टाइटर कराओ और एलएफटी कराओ। डीएनए टाइटर और एलएफटी दोनों, अगर आपको डीएनए टाइटर नॉर्मल आ रहा है, ज्यादा सेल्स नहीं है, एलएफटी नॉर्मल है, तो फॉलो अप करते रहना पड़ेगा आपको। यूएसजी कराना है हर एवरी ईयर में, और डीएनए टाइटर कराना है एवरी 6 मंथ में। ये गाइडलाइन में एवरी 6 मंथ कोई कराता नहीं, तो फिर भी ये भी अपन मान लेते हैं कि एवरी ईयरली तो आपको ये दोनों चीजें कराना है, एक डीएनए टाइटर और एक सोनोग्राफी और एक एलएफटी। ठीक है। अब कई बार भी इन तीनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। कई बार डीएनए टाइटर बढ़ा हुआ आता है, एलएफटी नॉर्मल आता है, कई बार डीएनए टाइटर नॉर्मल आता है, एलएफटी डिले जाता है, कई बार दोनों नॉर्मल आते हैं, यूएसजी खराब आती है। मतलब ये अपन को समझ में नहीं आता है कि कई बार लिवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। उस कंडीशन में अपन बायोप्सी कराते हैं कि एग्जैक्टली देखने के लिए लिवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है कि नहीं, कि वो पेशेंट क्रोनिक हेपेटाइटिस में जा रहा है कि नहीं। अगर मार्कर बढ़ रहा है, वायरल सेल्स, देखो अगर हेपेटाइटिस बी का डीएनए टाइटर ज्यादा है और लिवर से एलएफटी डिरेंज है, तो वो कंडीशन समझ में नहीं आ रही कि हेपेटाइटिस कंटिन्यूसली हो रही है, तो उसमें एंटीवायरल देनी है। लेकिन थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तब उस कंडीशन में एफएनएसी कराते हैं। इसके लिए लिवर बायोप्सी के लिए अलग वो आती है, गन आती है इसकी, लिवर बायोप्सी गन। ठीक है। ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिक ही है, जब डीकम्पनसेटेड हो जाएगी तब क्या कर दोगे आप, ये अल्कोहल वाला हो सकता है। कोई भी हो, डीकम्पनसेटेड हो रही है तो क्या होगा, असाइटिस डेवलप होगी है। असाइटिस डेवलप हो रही है, पेशेंट को एनीमिया हो रहा है, हाइपो एल्बुमिनीमिया हो रहा है, और इसोफेजियल वेराइसिस आ रहा है। होता क्या है ना, लिवर में लिवर डीकम्पनसेटेड कर जाता है, तो ये जो पोर्टल वेन है, यहाँ से पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन डायलेट हो जाती है, पोर्टल वेन डायलेट हो जाती है, तो यहाँ से फिर वेस्कुलर लीकेज होने लगता है। ये वेस्कुलर लीकेज के कारण ब्लड इधर उधर जाने लगता है, यही वेसल्स जाके आगे इसोफेगस में आएगी, तो इसोफेगस में भी यह वेराइसिस कर देगी। यहाँ पे भी जैसे पाइल्स में होता है ना, वैसे अंदर इसोफेगस में ऐसे ऐसे बैंड बन, ऐसे ऐसे वेराइसिस बन दी। ये वेराइसिस कभी भी फट जाएंगे तो यहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी। ज्यादातर एल्कोहलिक पेशेंट क्या होते हैं, ब्लीडिंग हेमेटोमाइसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो वही होता है। ये वेराइसिस है, थिन वॉल्ड है, कभी भी आपने कुछ भी इरिटेटिव सब्सटेंस खाया तो ये फट गई, फटने के कारण ब्लीडिंग हुई, फिर एकदम से हेमेटोमाइसिस में निकली। तो ट्रीट अपन को ये 4 चीजें मेनली करनी है। असाइटिस ट्रीट करोगे गाय से, डायूरेटिक से। डायूरेटिक प्लेन नहीं देनी इसमें साथ में फ्यूरोसेमाइड प्लस स्पाइनोलेक्टोन देना है, क्योंकि इसमें वो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस भी बहुत ज्यादा है। स्पाइनोलेक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, तो पोटेशियम बचा के रखता है। एनीमिया होगा, एनीमिया को सिंपल आप आयरन देख लो कहाँ से किस टाइप का एनीमिया है। ज्यादातर लिवर डिसीज में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मिलता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी मिलती है, तो वो उसके हिसाब से ट्रीट करो। हाइपोएल्बुमिनिया के लिए उसको हाई प्रोटीन डाइट दो। अगर हाई प्रोटीन डाइट के साथ में नहीं ठीक हो रहा है, एल्बुमिन लगातार कम ही होता जा रहा है, तो फिर एल्बुमिन देना पड़ेगा। इसोफेजियल वेराइसिस है, इसके एंडोस्कोपी कराओ, एंडोस्कोपी में देखो उसकी ग्रेडिंग क्या है। इसकी भी 4 ग्रेड होती हैं, अगर ग्रेड 3 या 4 है तो उसमें बैंड लगाने पड़ते हैं। अगर ग्रेड स्टेज 2 1 या 2 है तो आप फॉलो अप कर सकते हो, डाइट बता दो उसको कि सॉफ्ट डाइट खानी है। इसके अलावा आपको पेशेंट को लीवर प्रोटेक्टिव कुछ नहीं देना है, यूडिलिप दे सकते हैं। यूडिलिप तो हमेशा है ही, लिवर प्रोटेक्टिव है ही। आगे वो लिवर सेल्स में स्कारिंग कम करता है। रिसर्च प्रोडक्ट है लिवर, ये जो एल-ऑर्निथिन एस्पार्टेट, इसका भी बोला गया है कि लिवर में स्कारिंग कम करता है। लेकिन अब स्कारिंग बचे ही कहाँ लिवर में, प्रोटेक्टिव का डीकम्पनसेटेड सिरोसिस हो गई है तो फिर बहुत ज्यादा रोल नहीं है इन सबका, बचे ही नहीं उसमें कुछ लिवर में ठीक होने। प्रोग्नोसिस का सर ऑलमोस्ट लिवर डीकम्पनसेटेड की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं रहती है। हाफ लाइफ 1 से 2 साल अपन मान सकते हैं, अगर एक बार डीकम्पनसेट हो गया है तो फिर तो मतलब जब तक खिंच रहा है तब तक खिंच जाए। कॉम्प्लिकेशंस हैं डीकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस। कॉम्प्लिकेशन पहला हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में चला जाएगा। वो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हमने बताया था कि जो
लिवर डैमेज होना है, उसके कारण अमोनिया बनता है, अमोनिया ज़्यादा बन जाता है तो वो दिमाग में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो उसकी भी स्टेजेस बताई थी 1 2 3 4। 4 डीप कोमा की है, 3 में बॉयल ब्लडर चले जाता है, 2 में थोड़ा अल्टर्ड सेंसोरियम एस्टेरेक्सिस होगा, फर्स्ट में सिर्फ स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा। दूसरा रहता है हेपेटोरीनल सिंड्रोम, जो लिवर के कारण किडनी में जो डैमेज हो रहा है। लिवर सिरोसिस में क्या होता है, या लिवर की कोई भी कंडीशन है जिसके कारण किडनी तक ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें किडनी तक अगर ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है तो किडनी में डैमेज होने लगता है। अगर लिवर की कोई सी भी डिसीज के कारण किडनी में डैमेज हो तो उसको बोलते हैं हेपेटोरीनल सिंड्रोम। जैसे कोर पल्मोनल बोलते हैं ना, सीओपीडी कोर पल्मोनल। कोर पल्मोनल मतलब अगर लंग्स की कोई डिसीज के कारण हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसको बोलते हैं कोर पल्मोनल। ऐसे ही लिवर की डिसीज के कारण किडनी फेल हो रही है, किडनी में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको बोलते हैं हेपेटोरीनल सिंड्रोम। ये भी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है इसका। तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस के सब आपको वॉच करते रहना पड़ेगा। कोई भी लिवर सिरोसिस का पेशेंट है उसका यूरिक क्रिएटिनिन कंटिन्यूअसली वॉच करता रहना पड़ेगा। उसके जैसे ही आप हमेशा फॉलोअप में आओगे तो उसके हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के साइंस देखने हैं कि वो तो नहीं आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन हमेशा अवॉइड करना है इन पेशेंटों को। लिवर का कोई भी पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना अपन को। ठीक, कोई क्वेश्चन? लिवर सिरोसिस की डीडी क्या है? लिवर सिरोसिस डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन के बेस पे होता है। लिवर सिरोसिस के पेशेंट अगर क्रोनिक स्टेज में आता है, मतलब डीकम्पनसेटेड स्टेज में आता है अपने पास, तो पेशेंट प्रेजेंट करता है यूजली एनासार्का से, मतलब पूरी जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग से प्रेजेंट करेगा। अब जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग में एनासार्का की जो डीडी है वो अपन को डीडी देखनी पड़ेगी, या फिर पहले तो अपन देखते हैं सिर्फ असाइटिस। जैसे पेशेंट सिर्फ असाइटिस से प्रेजेंट किया, असाइटिस है, असाइटिस की डीडी क्या क्या है? असाइटिस के कॉमन कॉजेज देखो, कॉमन कॉज के हिसाब से अपन को डीडी बनाएंगे। मोस्ट कॉमन कॉज सीएलडी है, क्रोनिक लिवर डिसीज, एल्कोहलिक हो जाएगा। उसके अलावा सीकेडी है और सीसीएफ है, कॉक्स एब्डोमेन है, एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सोनोग्राफी कराओगे, पूरी हिस्ट्री पूछोगे। ये बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंशिएट करना आसान है। आप एक सोनोग्राफी में किडनी देखी जाएगी, किडनी संकन है कि नहीं, यूरिक क्रिएटिनिन बढ़ा जाएगा, सीसीएफ में आपको हार्ट देखी जाएगा, ईसीजी में ऑर्थोपिया मिलेगा, डिस्निया मिलेगा, सीएलडी में डिस्निया नहीं मिलेगा। कॉक्स एब्डोमेन में उसको कॉक्स एब्डोमेन और सीएलडी इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो कई स्टेज होती है कि यूएसजी में सिरोसिस पूरा डेवलप होता नहीं है, सिर्फ पेशेंट को बोल देते हैं अल्टर लिवर इकोटेक्चर है और असाइटिस है। उस कंडीशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कॉक्स है कि सीएलडी है। उस कंडीशन में फिर अपन को उसका टैप करना पड़ेगा। असाइटिक टैप करो, असाइटिक टैप में देखो सेल्स कितने हैं, उसके हिसाब से अपन डायग्नोसिस बनाएंगे कि सीएलडी है या कॉक्स एब्डोमेन है, या फिर दोनों है। ये दोनों भी बहुत कॉमन है। सीएलडी की कहा, अगर डीकम्पनसेटेड सीएलडी है, बहुत लंबे समय तक वहां पे पानी भरा रहता है तो उसमें ट्यूबरकुलर सेल्स आ जाते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी वही उसमें आ जाएगा। सोनोग्राफी में भी है, प्लूरल टैप, असाइटिक टैप करेंगे ही करेंगे उसका।